हाँ जी, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। कैसे सब लोग? सर्दी पड़ रही है अच्छे से ना? तो क्या चल रहा है? तो कल हमने क्या पढ़ लिया था? कल हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ ली। स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हमने बीआर लैम्बर्ट के एक्सपेरिमेंट्स कर लिए थे, और बीआर लैम्बर्ट के एक्सपेरिमेंट के अलावा भी हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज जो पढ़ने वाले हैं उसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि इंटेंसिटी और वेवलेंथ में क्या डिफरेंस होता है। जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि एक लाइट की इंटेंसिटी और एक लाइट की वेवलेंथ क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या क्या है, तब तक हम आगे का जो स्टेटमेंट है हमारा वो नहीं समझ सकते। ठीक है, तो अब तक हमने ये पढ़ा है कि जब हम किसी भी सैंपल को या फिर किसी भी मीडियम को लाइट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जब हम किसी भी सैंपल के ऊपर इंसिडेंट करवाते हैं लाइट, और जब उसकी ट्रांसमिट लाइट को हम देखते हैं, तो जब ट्रांसमिट लाइट के अंदर हमें हमेशा इंटेंसिटी कम मिलती है अगर सैंपल प्रेजेंट है। तो इसका मतलब है कि एक सैंपल जो है वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, मॉलिक्यूल्स लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। हमारा पूरा स्पेक्ट्रोस्कोपी केवल इसी के ऊपर बेस्ड है, इसी के ऊपर बेस्ड है कि मॉलिक्यूल्स जो है वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। अब मॉलिक्यूल लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं तो हमने देख लिया, लेकिन एक लाइट को जो हमने लिया है, लाइट के अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो उसकी इंटेंसिटी और एक उसकी वेवलेंथ, और दोनों में डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जो मैं स्टेटमेंट बताऊंगा उस स्टेटमेंट के अंदर आप बहुत कंफ्यूज जाओगे अगर आपको ये नहीं पता कि एक लाइट की वेवलेंथ क्या होती है और उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, उन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो एक लाइट जो है, लाइट हमेशा वेव फॉर्म में ट्रेवल करती है, ठीक है, इस तरीके से। अब ये जो वेव फॉर्म है इस तरीके से, ठीक है, तो वेवलेंथ क्या होता है? वेवलेंथ होती है यूनिट लेंथ ऑफ लाइट। लाइट वेव फॉर्म में ट्रेवल करेगी और यूनिट लेंथ ऑफ वेव, यूनिट लेंथ ऑफ वेव। दैट मीन्स लाइट जो है वो वेव फॉर्म में ट्रेवल करेगी, और उस वेव फॉर्म में जो ट्रेवल करने वाली लाइट है उसकी यूनिट लेंथ अगर हम ले लें, दैट मीन्स कि उसकी अगर यूनिट लेंथ की बात कर लें तो वो कहलाएगा वेवलेंथ। दैट मीन्स सबसे छोटी यूनिट, किसी भी लाइट को ट्रेवल करने के लिए जो वेव होती है उस वेव की सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो वेवलेंथ कहलाएगी, क्योंकि लाइट अगर ट्रेवल कर रही है तो वो लेंथ के पैरामीटर में ट्रेवल करेगी, और जब वो लेंथ के पैरामीटर में ट्रेवल करेगी तो सबसे छोटी यूनिट, जिन छोटे छोटे यूनिटों से मिलकर एक पूरी लाइट की वेव बन जाएगी, वो वेवलेंथ कहलाएगी। कैसे? अब मैं कह रहा हूं कि इस पर्टिकुलर यूनिट से मिलकर हमें पूरी लाइट की वेव का पाथ ट्रैक कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? यूनिट है, जैसे कि स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होती है? सेल, ठीक है, तो सेल्स, छोटी छोटी सेल से मिलकर टिश्यू बनेंगे, ठीक है। लेकिन तो यहाँ पर भी जो यूनिट है, जो यूनिट है, ये यूनिट है कौन? वेवलेंथ। तो इस तरीके की बहुत सारी यूनिट के साथ में और यूनिट जुड़ेगी, फिर उस यूनिट के साथ में और एक और यूनिट जुड़ेगी, फिर उस यूनिट के साथ में एक और यूनिट जुड़ेगी, और इस तरीके से जब बहुत सारी यूनिट्स या फिर बहुत सारी वेवलेंथ आपस में जुड़ जाएंगी तो एक पूरी टोटल वेव का हम फॉर्मेशन कर लेंगे। तो अब हम देखते हैं कि क्या सच में ये जो यूनिट है, बहुत सारी यूनिट जब आपस में जुड़ेंगी तो क्या सच में एक वेव का फॉर्मेशन हो जाएगा? देखते हैं, जरूर होगा, क्यों नहीं होगा, हम कराएंगे ना वेव का फॉर्मेशन।
ठीक है, मैंने कुछ नहीं लिया, मैंने केवल एक वेवलेंथ ली, एक यूनिट लेंथ ली है वेव। अब हम क्या करते हैं, इसको इससे पूरी वेव का फॉर्मेशन करता है। ये देखो, ये एक कोई लिंक जुड़ गई, ठीक है, एग्जैक्ट जुड़ गई, एग्जैक्ट एक न्यू वेव, एक वेव की आगे की हमें पाथ मिल गया। अब वापस से अगर यही चाहें तो यार ये कॉपी हो जाएगा ना, पीछे कर दिया। ये एक और यूनिट ऐड हो गई, ठीक है, एक और यूनिट ऐड हो गई। तो एक सबसे स्मॉल इस वेव की सबसे स्मॉल यूनिट है, तो स्मॉल यूनिट के चलते चलते स्मॉल को स्मॉल यूनिट को ऐड करते करते हमने एक पूरी नई वेव का फॉर्मेशन कर लिया है। तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है एक वेव की, वेव के लेंथ की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो स्मॉलेस्ट यूनिट कहलाती है वेवलेंथ और लैम्डा, ठीक है। अब वेवलेंथ है, लेंथ है, मतलब इस लेंथ को हम किसके अंदर माप सकते हैं, किसके अंदर मैप कर सकते हैं, मीटर के अंदर। तो मीटर के साथ में कुछ भी जोड़ दो, फॉर एग्जांपल नैनोमीटर हो गया, मैक्सिमम हम जो यूज लेते हैं यूजुअली नैनोमीटर के रूप में लेते हैं। अब ये तो हो गया इसका वेवलेंथ। अब हम आते हैं कि इंटेंसिटी क्या होती है। इंटेंसिटी जो होती है वो ये एम्पलीट्यूड होता है, ये वेव का जो एम्पलीट्यूड है ये कहलाता है इंटेंसिटी। ओके, तो ऐसा हो सकता है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक वेव की इंटेंसिटी सेम रहे लेकिन वेवलेंथ में डिफरेंस हो जाए, और वेवलेंथ सेम रहे लेकिन इंटेंसिटी में डिफरेंस हो जाए? कैसे? देखते हैं। ये फर्स्ट वेव और ये सेकेंड वेव। तो ये जो वेव है ये फर्स्ट वेव है और ये सेकेंड वेव। तो इन दोनों वेव के अंदर फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी और सेकेंड वेव की इंटेंसिटी डिफरेंट है, ठीक है। बट जो वेवलेंथ है वो दोनों की सेम है। तो इस वाले डायग्राम के अंदर जो वेव्स दिखाई गई है उन वेव्स की इंटेंसिटी अलग है दोनों की, बट इंटेंसिटी अलग है लेकिन इन दोनों की जो वेवलेंथ है लैम्डा है वो सेम है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये लैम्डा/2 होता है, तो दोनों की वेवलेंथ सेम है बट इंटेंसिटी अलग अलग है। अब अगर हम ऐसे ही एक और डायग्राम देखें, ये फर्स्ट वेव है, वेव 1, और ये है वेव 2। तो इस डायग्राम के अंदर
लैम्बडा जो है वो ये रही, और वेव 1 की जो लैम्बडा है वो ये रही, और इंटेंसिटी दोनों की सेम है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड डायग्राम से हमें ये पता चल गया है कि जो वेव की इंटेंसिटी होती है और वेवलेंथ होती है वो दोनों की दोनों अलग होती है। और ऐसा हो सकता है कि अगर कोई वेव या अगर कोई लाइट किसी भी मीडियम से पास थ्रू हो तो जो ट्रांसमिट लाइट है उसकी वेवलेंथ में चेंज हो जाए और इंटेंसिटी में ना हो, या फिर इंटेंसिटी में चेंज हो जाए और वेवलेंथ में ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये पता चलना चाहिए था कि एक वेवलेंथ और उसकी इंटेंसिटी में क्या फर्क होता है। वेवलेंथ होती है उसकी यूनिट लेंथ ऑफ अ वेव जिसमें वो ट्रैवल करेगी, और इंटेंसिटी होती है कि उसका एम्पलीट्यूड किस हिसाब से वो ट्रैवल कर रही है। गॉट इट? अब जब तक आपको डिफरेंस नहीं पता होगा तब तक आप आगे की जो स्टेटमेंट है वो तब आप नहीं जान सकते। एक बार देख लीजिए, ठीक है। अब आइए, अब स्टेटमेंट क्या थी? स्टेटमेंट ये है व्हेन a light passes through a medium, जब भी एक लाइट किसी मीडियम से पास थ्रू होती है then transmit light then in transmit light we got change in intensity, not in wavelength। इसका मतलब क्या है? ये स्टेटमेंट ये कहना चाह रही है कि जब भी हम किसी सैंपल के ऊपर एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी या फिर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट अगर हम उसके ऊपर इंसिडेंट करवाएंगे तो जो उस सैंपल से निकल के आने वाली जो ट्रांसमिट लाइट होगी उस ट्रांसमिट लाइट का डिटेक्शन करने पर हमें ये पता चलेगा कि ऑलवेज एंड ऑलवेज इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो कम होगी। एब्जॉर्बेंस के बाद में जो लाइट होगी उसकी इंटेंसिटी में फर्क पड़ेगा, ना कि उसकी वेवलेंथ के ऊपर। वो जिस वेवलेंथ से ट्रेवल कर रही थी वो उसी वेवलेंथ से ट्रेवल करेगी। हाँ, उसका एम्पलीट्यूड कम हो सकता है, ठीक है, वो स्मॉल हो सकती है, उसकी एनर्जी कम हो सकती है, बट उसका जो वेवलेंथ है वो सेम रहेगी। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है कि ऑलवेज एंड ऑलवेज उसकी वेवलेंथ जो है वो सेम रहेगी और उसकी इंटेंसिटी में ही चेंज आएगा। गॉट इट? अब हम एक्सपेरिमेंट में जाते हैं। ठीक है, सो हमने क्या किया, एक ट्यूब है, तो सपोज कि एक एग्जामिनर है, उस एग्जामिनर ने आपको एक क्यूवेट ला के दी। उस क्यूवेट के अंदर उसने बोला कि इसके अंदर डीएनए सैंपल है फॉर एग्जांपल, और जब इस डीएनए से सैंपल क्यूवेट के अंदर डीएनए है, आप मुझे इस डीएनए के ऊपर लाइट इंसिडेंट करवाओ और इसकी एब्जॉर्बेंस की रीडिंग मुझे रखी। ठीक है, अब आप चले गए भाई अपना प्रैक्टिकल करने, और आपने ट्यूब में जो डीएनए बनाया था हमारा सॉल्यूशन बनाया तो क्यूवेट में रखा। गॉट इट? अब आपने क्या किया, लाइट इंसिडेंट करवाई, इंटेंसिटी 100 और वेवलेंथ भी 100 नैनोमीटर, और जब आपने ट्रांसमिट लाइट बताई इसमें, तो ट्रांसमिट लाइट के अंदर जो इंटेंसिटी थी वो तो 100 की थी और वेवलेंथ भी 100 की। ऐसा कैसे होता है? अब तक जो हमने पढ़ा था उस हिसाब से अगर देखें तो जो इंटेंसिटी है वो 100 नैनोमीटर कैसे रह रही है? कम होनी चाहिए थी, क्योंकि हर अब तक हमने पढ़ा था कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो सैंपल जो हमने लिया है, मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, और लाइट एब्जॉर्ब करना भी है,
तो फिर ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पर सर ने हमें ट्यूब के अंदर डीएनएस सैंपल लगा के दिया था, और जब हमने इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट करवाई तो इसने एब्जॉर्बेंस नहीं शो, इसकी जो एब्जॉर्बेंस है जीरो आ रही है। चलो वेवलेंथ का तो माना, क्योंकि वेवलेंथ का तो हमने अभी भी स्टेटमेंट पढ़ी थी कि वेवलेंथ ऑलवेज सेम। जब भी मीडियम से ट्रांसमिट लाइट निकलेगी उसकी वेवलेंथ हमेशा सेम होगी। लेकिन इंटेंसिटी क्या करें, इंटेंसिटी तो चेंज होनी चाहिए थी ना, जब एब्जॉर्बेंस हुआ होगा तब इंटेंसिटी चेंज हुई होगी, लेकिन एब्जॉर्बेंस नहीं हुआ। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप जाओगे अपने एग्जामिनर के पास कि सर आप पागल बना रहे हो, इस क्यूवेट के अंदर तो कोई डीएनए ही नहीं है, कोई सैंपल नहीं है इस क्यूवेट के अंदर, हमने रीडिंग की थी एब्जॉर्बेंस में मिली नहीं, जीरो एब्जॉर्बेंस मिली, ऐसे कैसे मान रहे हैं? तो सर आपको बोल रहे हैं भैया कि मैं पागल बनाने के लिए नहीं बैठा भैया, चुपचाप जा और वापस से एक्सपेरिमेंट कर, अगर इस बार एब्जॉर्बेंस नहीं लेके आया तो फेल कर दूंगा। चलो पहला ऑप्शन तो सर से डांट पड़ गई, पहला ऑप्शन खत्म हो गया। अब दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास? एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू करना, और कोई ऑप्शन नहीं है ना, वरना फेल हो जाओगे। तो दूसरा ऑप्शन जो है एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू करना, कैसे करेंगे? चलो एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। इंटेंसिटी ली हमने 100 की, लैम्बडा हमने ले ली 100 नैनोमीटर की, लाइट डाली, लाइट डालने के बाद हम देखते हैं जैसे ही हमने ट्रांसमिट लाइट देखी तो इसका लैम्बडा तो 100 आ रहा है, जो कि ऑब्वियस सी बात है आएगा क्योंकि वेवलेंथ में चेंज होगा नहीं, और इंटेंसिटी भी 100 आ रही है। अब क्या करें? वापस से एब्जॉर्बेंस जीरो। अब हम क्या देखते हैं, अब लगाया बच्चे ने थोड़ा दिमाग, क्या लगाया? दिमाग, कि उसने क्या किया, वेवलेंथ चेंज कर दी। इसने इंटेंसिटी ऑफ लाइट तो 100 ही ले थे, लेकिन इस बार क्या किया, उसने वेवलेंथ को 101 नैनोमीटर कर दिया। जैसे इसने 101 नैनोमीटर किया वेवलेंथ को और डीएनए डाला, और इस बार वेवलेंथ तो आई 100 नैनोमीटर और इंटेंसिटी भी 100 नैनोमीटर आ गया, 100 ही लगेगी, वापस से एब्जॉर्बेंस जीरो। अब बच्चा हार मानने ही वाला था कि डीएनए सैंपल से आवाज आई कि पुत्र वेवलेंथ बढ़ाता जा, कल्याण होगा। तो अब उसने क्या किया, वापस से इंटेंसिटी 100 रहने दी और वेवलेंथ उसने की 102 नैनोमीटर। 102 नैनोमीटर के ऊपर भी एब्जॉर्बेंस हमें जीरो मिली, ठीक है। इंटेंसिटी वही 100 थी, सेम की सेम, नो एब्जॉर्बेंस, ठीक है। फिर इन्हें क्या देखा, जैसे ही अब उसने वापस से लैम्बडा इस बार कर दिया, उसने 103 से करते 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 वो आ गया 150 तक। अभी भी नो एब्जॉर्बेंस, कोई भी एब्जॉर्बेंस नहीं आ रही है, ऐसे कैसे चलेगा? चलाना पड़ेगा भैया, चलाना पड़ेगा एक्सपेरिमेंट से, इनमें थोड़ा पेशेंस होना चाहिए। इस बार उसने 150 से लेकर 200 तक ट्राई कर लिया भाई, अभी भी एब्जॉर्बेंस नहीं आ रही है, नो एब्जॉर्बेंस, एब्जॉर्बेंस 0.01। आगे उसने वापस से एक्सपेरिमेंट किया स्टार्ट, और 200 से लेकर 201 203 करते करते 250 नैनोमीटर तक पहुंच गया, लैम्बडा 250 नैनोमीटर। अभी भी एब्जॉर्बेंस नहीं आ रही, अब तो हद ही हो गई, क्या ही करें, एब्जॉर्बेंस भी जीरो आ रही, क्या करें भैया? लेकिन जैसे ही उसने लैम्बडा 251 नैनोमीटर पे रखा, इंटेंसिटी उसने वही सेम रखी 100। तो इस बार क्या हुआ, एब्जॉर्बेंस मिली, फॉर एग्जाम्पल, और ओडी मिली इतनी की 0.1। आखिरकार ओडी मिल गई, ऑप्टिकल डेंसिटी मिल गई,
मेरी एब्जॉर्बेंस मिल चुकी है ट्यूब के अंदर। दैट मींस अब एब्जॉर्बेंस स्टार्ट हो चुकी है, ट्यूब ने एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दिया सैंपल रेडियल सैंपल में। इतनी खुशी। अब क्या हुआ, उसने वापस से वेवलेंथ को 252 नैनोमीटर पे किया। 252 नैनोमीटर पे करते ही ओडी जो है 0.2 में 253 किया, ओडी 0.3, 254 नैनोमीटर, ओडी 0.38। ऐसे धीरे धीरे जैसे जैसे हम वेवलेंथ बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे उसका एब्जॉर्बेंस बढ़ता जा रहा है। 255 पर ओडी मिल रही है 0.44 मिल गई फॉर एग्जांपल। लैम्डा 256 नैनोमीटर, इस बार से 26 का दिया, इसको ओडी मिली, एब्जॉर्बेंस मिली 0.56 फॉर एग्जांपल। कुछ भी आपको बढ़ रही है, ध्यान रखना है। 257 नैनोमीटर, ओडी इसको मिली इस बार 0.63 फॉर एग्जांपल। इस बार 258 कर दिया, इस बार इसको ओडी मिल गई 0.78 फॉर एग्जांपल। जैसे ही इसने 259 नैनोमीटर लिया वेवलेंथ को, तो इसको ओडी मिली 0.92 फॉर एग्जांपल। अब जैसे इसने वेवलेंथ की जो मान है उस वेवलेंथ के मान को उसने 260 नैनोमीटर किया। इस 260 नैनोमीटर के ऊपर इसको ऑप्टिकल डेंसिटी मिली 1.0, जो कि मैक्सिमम ऑप्टिकल डेंसिटी है। कैसे पता? ऐसे पता, जब उसने लैम्बडा को इससे आगे बढ़ाया 261 नैनोमीटर से, जब इसने आगे बढ़ाया तो इसको ऑप्टिकल डेंसिटी मिली कितनी? 0.2, कम हो गई एकदम से। तो मतलब जो ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ रही थी वेवलेंथ बढ़ाने के साथ साथ, जो एब्जॉर्बेंस बढ़ रही थी वेवलेंथ बढ़ाने के साथ साथ सैंपल की, वो एकदम से कम हो गई। इससे हमको क्या पता चला? इससे हमको ये पता चला कि जो डीएनए है वो मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्ब करेगा। कब? जब लाइट जो है उसकी वेवलेंथ 260 नैनोमीटर की, ठीक है। मतलब डीएनए या फिर कोई भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल तभी लाइट एब्जॉर्ब करेगा, मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस तभी शो करेगा जब एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट दी है। डीएनए के लिए तो 260 नैनोमीटर की लाइट है, तो मतलब डीएनए ये बोला कि मैं केवल 260 नैनोमीटर की जब आप मुझे लाइट दोगे ना तभी मैं आपको परफेक्ट रीडिंग देख पाऊंगा, ठीक है। एक स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर जो डिटेक्टर होता है वो तब तक परफेक्ट रीडिंग नहीं दे पाता जब तक कि मॉलिक्यूल उसका बेस्ट एब्जॉर्ब ना कर ले, ठीक है। अगर हम 260 से कम नैनोमीटर या 260 ज्यादा नैनोमीटर की लाइट देंगे, वेवलेंथ की लाइट देंगे, तो उससे क्या होगा कि जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है वो 100% एब्जॉर्बेंस नहीं कर पाएगा, और जितना वो मॉलिक्यूल है उतना हमें पता नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो इससे हमने क्या देख लिया कि 260 नैनोमीटर जो है 260 नैनोमीटर जो है वो डीएनए के लिए होता है कि 260 नैनोमीटर वेवलेंथ की जब हम लाइट देंगे और अगर हमें ओडी मिल रहा है, दैट मींस कि डीएनए जो है प्रेजेंट इन दैट सैंपल। इसका मतलब है कि डीएनए सैंपल प्रेजेंट है। अब सेम ये यही जो एक्सपेरिमेंट है वो एक्सपेरिमेंट किया प्रोटीन के साथ में, कि सबसे पहले ट्यूब लिया, प्रोटीन के ऊपर 1 नैनोमीटर की लाइट दी, 2 नैनोमीटर की लाइट दी, 3 नैनोमीटर की लाइट दी, 103 नैनोमीटर की लाइट दी, 104, 105, 150, 200, 250, 260, 270, 280, ऐसे करते करते जब मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस मिली, वो मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस मिली 280 नैनोमीटर पर।
280 नैनोमीटर के ऊपर प्रोटीन जो है वो ओडी 100% शो करेगा। दैट मीन्स कि मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस शो करेगा। और 253 नैनोमीटर जो होती है वो वेवलेंथ एक्यूरेट होती है आरएनए डिटेक्शन के लिए। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि पर्टिकुलर ट्यूब के अंदर डीएनए है, आरएनए है या प्रोटीन है? एक पर्टिकुलर ट्यूबलेट होगी, उसके ऊपर हम अगर 260 सबसे पहले 260 नैनोमीटर लाइट देंगे। 260 नैनोमीटर की लाइट जब हम उस पर्टिकुलर ट्यूबलेट को देंगे और जब ट्रांसमिट लाइट हमें मिलेगी, अगर उस ट्रांसमिट लाइट के अंदर ऑप्टिकल डेंसिटी का कुछ भी पार्ट आ रहा है, फॉर एग्जांपल 0.6 0.7 कुछ भी ऑब्जर्वेशन हो रही है, इसका मतलब उस पर्टिकुलर ट्यूबलेट के अंदर डीएनए प्रेजेंट है। तो 80 का देखेंगे, अगर ऑब्जर्वेशन हो रही है तो उस पर्टिकुलर ट्यूबलेट के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है। तो 54 का देखेंगे, 54 का देखेंगे उस पर्टिकुलर ट्यूबलेट के अंदर आरएनए प्रेजेंट। अब दिमाग में भूचाल आ रहा होगा कि ये एब्जॉर्बेंस बोल रहे थे अब तक सर, कल तो बड़ा जोर में चिल्ला रहे थे कि एब्जॉर्बेंस है, एब्जॉर्बेंस का मान 0.1 आ रहा है, डिटेक्टर है, एब्जॉर्बेंस डिटेक्ट है, एब्जॉर्बेंस 0.1 0.2 0.3 इस तरह कैसे आ रहा है। आज ये ओडी क्या आ गया नया वर्ड कि ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है। तो एब्जॉर्बेंस is just like optical density। आज मैंने ये वर्ड क्यों यूज किया ऑप्टिकल डेंसिटी? आज मैंने ये वर्ड जो है ऑप्टिकल डेंसिटी या ओडी वो इसलिए यूज किया क्योंकि ये जो ऑप्टिकल डेंसिटी है यही वर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्टिकल डेंसिटी के नाम से ही क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में कि फॉर एग्जांपल कि एक डीएनए की ऑप्टिकल डेंसिटी 0.6 आ रही है और जब हमने 260 नैनोमीटर दिया एक सैंपल को तो उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी 0.6 आ रही थी। तो क्या कौन सा सबसे प्रेजेंट था उसमें क्यों वेट करते हैं, इस हिसाब से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। अब जो ये ऑप्टिकल डेंसिटी है थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, ऑब्वियस बात है। एब्जॉर्बेंस है वो केवल एब्जॉर्प्शन के ऊपर डिपेंड करती है, जबकि जो ऑप्टिकल डेंसिटी होती है वो एब्जॉर्प्शन प्लस रिफ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब एब्जॉर्बेंस जो हम देखते हैं वो केवल उस चीज के ऊपर डिपेंड करेगी कि पर्टिकुलर लाइट एक पर्टिकुलर सैंपल के द्वारा कितनी एब्जॉर्ब की गई है, जबकि ऑप्टिकल डेंसिटी जो है वो इसके ऊपर डिपेंड करेगी कि पर्टिकुलर सैंपल द्वारा एक पर्टिकुलर लाइट कितनी एब्जॉर्ब की गई है और कितनी रिफ्रैक्ट की गई है। तो ये जो चीजें हैं ये फिजिक्स के लिए ठीक है, अगर इसके अंदर जरा घुस गए हम तो फिजिक्स में घुस जाएंगे। तो इतना ऊपर तक जाना ठीक है कि एब्जॉर्बेंस और ऑप्टिकल डेंसिटी एक ही चीज है भाई। अगर ऑप्टिकल डेंसिटी की बात कर रहे हैं तो एब्जॉर्बेंस की ही बात हो रही है, ठीक है। रिफ्रैक्शन का अभी कोई लेना है नहीं। तो ओडी का मान है, अगर ओडी बढ़ रहा है मतलब पर्टिकुलर सैंपल जो है वो उसकी एब्जॉर्बेंस बढ़ रही है, ठीक है। तो अब हम आते हैं हमारे एक्सपेरिमेंट्स पर। आपने बेसिक सारा पढ़ लिया इसका, अब हम हमारे एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर आते हैं। ठीक है, तो एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, एक ट्यूबलेट थी हमारे पास, इस ट्यूबलेट के अंदर डीएनए सैंपल है, ठीक है। तो इस डीएनए सैंपल को जब हमने नॉर्मल टेम्परेचर, जब हमने 260 नैनोमीटर का दिया, 260 नैनोमीटर को हमने
फिर देखने पर हमें मिलती है ऑप्टिकल डेंसिटी 0.6। ठीक है, नॉर्मल ऑप्टिकल डेंसिटी मिल रही है। पता नहीं था कि क्या था, जैसे ही हमने इसको लाइट दी पर्टिकुलर वेवलेंथ की 260 नैनोमीटर की, तो हमें ऑप्टिकल डेंसिटी मिली 0.6, मतलब डीएनए प्रेजेंट है। गॉट इट? अब हम क्या करेंगे, इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पर जैसे ही हमने यहाँ पर बर्नर रखा, बर्नर रख के टेम्परेचर किया, और टेम्परेचर बढ़ाने के बाद हमने क्या रखा, डीएनए है वही सेम 260 नैनोमीटर की लाइट, और हमें ओडी मिला 0.7। फॉर एग्जाम्पल ये मिला हमें 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब हमने क्या किया, सेम ट्यूब हम चेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ट्यूब हम चेंज नहीं कर रहे हैं, सेम ट्यूब वेट है। अब हमने टेम्परेचर कर दिया 60 डिग्री, और सेम हमने 260 नैनोमीटर की हमने लाइट दी, और हमें जो ट्रांसमिट लाइट है उसका ओडी मिला 0.78। ये क्या होगा भाई, ना हम सैंपल चेंज कर रहे हैं, ना हम कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, ना हम क्यूवेट की साइज या क्यूवेट की लेंथ बढ़ा रहे हैं, हम कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं। हमने अब तक क्या क्या देख लिया, जैसे कि वेवलेंथ, जैसे कि इंटेंसिटी चेंज होता है या एब्जॉर्बेंस में बढ़ोतरी हो सकती है। एक तो हमने देखा था पीएर का लोड, ठीक है, कंसंट्रेशन का, कि अगर हम सैंपल की कंसंट्रेशन बढ़ा दें तो जो लाइट है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी, और जब ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी तो एब्जॉर्बेंस या ओडी ज़्यादा मिलेगा। या फिर लैम्बर्ट का लो कि अगर हम लेंथ बढ़ा दें, ठीक है, तो लेंथ अगर हम क्यूवेट के बढ़ा देते हैं तो हमें ज़्यादा ओडी मिलेगी। ठीक है, बट इसमें तो कुछ भी नहीं रहे, सैंपल भी सेम है, कंसंट्रेशन भी सेम है, क्यूवेट भी सेम है। अब हमने क्या कर दिया, 78 डिग्री सेल्सियस कर दिया, या फिर फॉर एग्जांपल 70 कर देते हैं, 70 डिग्री कर दिया। फिर हमने वही सेम 260 नैनोमीटर की लाइट दी, और इसका ओडी हमको मिला 0.8। फिर ओडी बढ़ गया। ये क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ाते ही एब्जॉर्बेंस क्यों बढ़ती जा रही है। क्यूवेट के अंदर इस बार हमने किया 80 डिग्री, इस बार 260 नैनोमीटर कर दिया, इस बार हमने देखा ओडी हमको मिली 0.9। ओ भाई साहब और बढ़ गई। फिर हमने क्यूवेट को 90 डिग्री पर गर्म किया और 260 नैनोमीटर को दिया हमने, तो ओडी मिला, ओडी हमें मिला 1.0। मतलब मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस मिल गई केवल टेम्परेचर बढ़ाने से। ऐसा कैसे हो गया कि टेम्परेचर बढ़ाने से ऐसा क्या हुआ कि जो डीएनए सैंपल था उसकी ओडी धीरे धीरे बढ़ने लगी या उसकी एब्जॉर्बेंस धीरे बढ़ने लगी। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से वो ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब करने लगा। बात तो सोचने वाली है, क्योंकि कंसंट्रेशन बढ़ाना गॉट इट, ठीक है, कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे और ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, चलो वेवलेंथ बढ़ाना, ठीक है, चलो भैया क्यूवेट साइज बढ़ाना, चलो ठीक है, ज़्यादा दूर तक ट्रैवल करेगी तो ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी। बट अभी टेम्परेचर वाला क्या लोचा आ गया, ऐसा क्या हो गया कि टेम्परेचर बढ़ाते ही डीएनए ने एब्जॉर्बेंस ही बढ़ा दिया, भाई रंग रूप बदल दिया अपने। तो सबसे पहले ये जानते हैं, थोड़ा यहाँ दिमाग लगाते हैं कि जो डीएनए है हमारा, जब हम उसको टेम्परेचर देते तो होता क्या है। ठीक है, जैसे कि ये हमारा डीएनए है, इस पर्टिकुलर डीएनए को अगर हम टेम्परेचर देंगे तो क्या होगा, बताओ बताओ क्या होगा डीएनए को अगर पर्टिकुलर डीएनए, अगर हम डीएनए को टेम्परेचर देंगे तो डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाएगा। ठीक है, जो डीएनए ऐसे सर्कुलर था वो डीएनए सिंगल स्ट्रैंड हो जाएगा टेम्परेचर देते ही। टेम्परेचर देते ही जो बेसिस होते हैं उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होती है क्योंकि नॉन कोवेलेंट बॉन्ड है। अब अगर नॉन कोवेलेंट बॉन्ड है और हमने टेम्परेचर दे दिया, टेम्परेचर देते नॉन कोवेलेंट बॉन्ड टूट गए, टूटते दोनों स्ट्रैंड सेपरेट और सेपरेट हो गए।
तो इसका मतलब जब हम टेम्परेचर दे रहे हैं तो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड से सिंगल स्ट्रैंडेड हो रहा है। चलो एक बात तो पता चल गई, टेम्परेचर से डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, बहुत बढ़िया। अब ये पता करो कि इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या निकला। टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाते ही डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड हुआ, और डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होते ही एब्जॉर्बेंस ज्यादा, एब्जॉर्बेंस ज्यादा। मतलब इसका अगर हम कंक्लूजन लिखें इस एक्सपेरिमेंट से हमने क्या सीखा, तो उसका कंक्लूजन ये होगा कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एब्जॉर्ब more than double stranded DNA। ओ भाई साहब, ये क्या हो गया? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कम लाइट एब्जॉर्ब कर रहा था, जैसे ही वो सिंगल स्ट्रैंडेड हुआ उसने लाइट एब्जॉर्ब करना ज्यादा कर दिया। अब आपके दिमाग में आना चाहिए सर भाई ऐसा क्यों हुआ? बट मैं तुम्हें फर्स्ट क्लास से बोलता आ रहा हूँ कि दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। कुछ भी मैं स्टेटमेंट लिखूं उसके आगे भाई चिपकाओ, भाव भाई चिपकाओ। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है वो कम एब्जॉर्बेंस शो कर रहा है, जबकि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है बड़ा एब्जॉर्बेंस शो कर रहा है, ज्यादा ओडी शो कर रहा है। तो ऐसा इसलिए हुआ, इसके पीछे रीजन देखते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है? डीएनए अगर हम बनाते हैं, अभी मैं जो वैसे ही बनाता हूँ, अभी सर्कुलर नहीं बनाता, अभी मैं हेलिकल नहीं बना रहा, नॉर्मल डीएनए बना रहा हूँ। ठीक है, माफ कर दिया, गलती है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि डीएनए जो है उसके अंदर एब्जॉर्ब कौन करता है लाइट को? मैक्सिमम एब्जॉर्ब करने वाले कौन से मॉलिक्यूल, कौन से फैक्टर्स है डीएनए के अंदर? तो जो मैक्सिमम एब्जॉर्ब करते हैं डीएनए के अंदर वो होते हैं प्यूरिन एंड पायरीमिडीन बेसिस। जो डीएनए के अंदर जो बेसिस होते हैं, जो प्यूरिन रिंग्स एंड पायरीमिडीन रिंग्स होती है, जो कि सर्कुलर रिंग होती है, वो सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करती है। तो एब्जॉर्बेंस जो है वो डिपेंड कर रही है इनके ऊपर, प्यूरिन एंड पायरीमिडीन बेसिस के ऊपर। तो जब डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, तो फॉर एग्जांपल एडेनिन, थाइमिन, इसके सामने थाइमिन, इसके सामने एडेनिन, इसके सामने साइटोसिन, इसके सामने ग्वानिन, इसके सामने एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन। तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अभी क्या है, अगर ये डबल स्ट्रैंडेड है और अब हमने इसको लाइट प्रोवाइड की, ओके, इसको लाइट प्रोवाइड की, वही पोजीशन, तो इसके अंदर जो मैक्सिमम बेसिस है उनको लाइट नहीं मिलेगी। ठीक है, जो मैक्सिमम रिंग्स हैं, प्यूरिन एंड पायरीमिडीन बेसिस है, उनको लाइट नहीं मिलेगी। क्यों? कि सारे के सारे बेसिस जो है वो फॉस्फोडाइएस्टर बैकबोन के अंदर की साइड में एक दूसरे से ऐसे बाउंडेड है। जैसे कि ये फॉस्फोडाइएस्टर बैकबोन है और यहाँ पर एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और थाइमिन, एडेनिन, ग्वानिन इस तरीके से एक दूसरे से पेयर्ड है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग द्वारा, स्ट्रेकिंग फोर्स के द्वारा एक दूसरे से अटैच्ड है, मूव नहीं कर सकते, ब्लॉक्ड है। तो जो भी लाइट आएगी वो मैक्सिमम प्यूरिन और पायरीमिडीन को नहीं मिलेगी, कम प्यूरिन पायरीमिडीन को मिलेगी। फॉर एग्जांपल कोई लाइट यहाँ से आई तो इसको मिल गई, ठीक है, ऐसा चलेगा। लेकिन मैक्सिमम जो लाइट आएगी वो बेसिस को नहीं मिल पाएगी। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, अब हम देखते हैं ये सिंगल स्ट्रैंडेड, सेम डीएनए हो चुका है सिंगल स्ट्रैंडेड, ए टी जी। यहाँ क्या हुआ कि बेसिस कंपेयर करने मतलब है ना भाई तुम लोग,
ठीक है, मैं देख के नहीं लिख रहा हूँ, तुम बोलोगे कि मास्टर जी तो भैया यहाँ कुछ और लिखा था वहाँ कुछ और लिख रहा है। ठीक है, तो ए डी सी जी ए डी सी, इधर भी कुछ डी इधर से लेके लिखा है जी सी डी ए जी। इस तरीके से अब ये सिंगल स्ट्रैंड हो गए। इन दोनों के बीच के जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो इन दोनों के बीच की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी वो ब्रेक हुई। जैसे ये ब्रेक हुई, बॉन्डिंग में सिंगल स्ट्रैंड हुआ। अब जो बेसिस है अपने अपने स्ट्रैंड के, वो दोनों वो सारे के सारे बेसिस फ्री हो चुके हैं। अब वो किसी फोर्स या किसी बॉन्ड के द्वारा बाउंडेड नहीं है, अब वो फ्री हो चुके हैं। तो फ्री होने से ये एडेनिन और ये एडेनिन थायमिन साइक्लिन जो भी बेसिस है वो आपस में फ्रीली मूव कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि जो एडेनिन है वो यहाँ से मूव करके इधर की साइड आ जाएगा। ठीक है, ये ग्वानिन है वो यहाँ से मूव करके इधर की साइड आ जाएगा। साइड का मूव नहीं है भाई, साइड इधर ही रहेगा, सी इधर ही रहेगा। टी ने बोला नहीं मैं तो जाऊंगा, टी इधर से मूव करके साइड उड़ गया। फॉस्फोरेट बॉन्ड है इसके ऊपर ये रखा हुआ है। ठीक है, अगर ये कहीं और जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है तो ये मूव नहीं कर पाएगा। बट अगर ये इससे जुड़ा हुआ नहीं है तो ये फ्रीली मूव कर सकता है, इधर इधर कैसे। ठीक है, यहाँ से एडेनिन ने बोला मैं बाहर जाऊंगा, ग्वानिन का मूव नहीं है, बाहर आएगा। इधर से थायमिन ने बोला नहीं मैं इस साइड मूव करूंगा, मेरा यहाँ इस साइड मूव करने का मन कर रहा है, मेरा तो इस साइड मूव होगा, इस साइड रोटेट होगा। ग्वानिन ने बोला मैं भी जाऊंगा, अगर थायमिन गया तो। एडेनिन ने बोला मेरा मूड नहीं है, मैं तो यहीं रहूंगा। थायमिन ने बोल दिया मैं इधर जा रहा हूँ, भाई मेरा मूड है। तो अब अगर हम इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट करेंगे, अब अगर हम यहाँ से लाइट इंसिडेंट करवाएंगे तो अब क्या हो गया, मैक्सिमम बेसिस जो है वो लाइट के कांटेक्ट में आएंगे। ठीक है, तो लाइट के कांटेक्ट में आना जरूरी है। मैंने फर्स्ट जैसे बोला है कि जो जो मॉलिक्यूल्स लाइट के कांटेक्ट में आएंगे वही मॉलिक्यूल्स लाइट एब्सॉर्ब कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो बेसिस है, जब वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हो गया, अब सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जब हो गया तो बेसिस फ्री हो गए। फ्री होने से जो लाइट है वो ज्यादा बेसिस तक पहुंच पा रही है। अब जो ज्यादा बेसिस है वो ज्यादा लाइट एब्सॉर्ब करेंगे। अब जैसे ही ज्यादा लाइट एब्सॉर्ब करेंगे तो एब्सॉर्बेंस बढ़ जाएगी। तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए की जो एब्सॉर्बेंस है होनी है वो ज्यादा होगी। ओके, अब हम देखते हैं अगर एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड है, फॉर एग्जांपल एडेनिन है, ठीक है, या फिर ग्वानिन हो गया, या फिर थायमिन हो गया, या फिर साइटोसिन हो गया। एक पर्टिकुलर जो न्यूक्लियोटाइड होता है, जब अगर हम उसके ऊपर लाइट डाल के देखेंगे तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए से भी ज्यादा एब्सॉर्बेंस शो करेगा। तो अगर हम एब्सॉर्बेंस के हिसाब से अगर डबल स्ट्रैंडेड, सिंगल स्ट्रैंडेड और सिंगल न्यूक्लियोटाइड का ग्राफ देखें, ग्राफ से देखते हैं या फिर कुछ भी लेना हो तो आप ये देख सकते हैं। मेरे को शिकायत आती है फोन पे, सर आप घूमते नहीं क्या होता है। ठीक है, तो एब्सॉर्बेंस के अगर हम बेसिस पर देखें कि कौन ज्यादा एब्सॉर्ब करता है, एब्सॉर्बेंस की जिसमें हम रेस करवाएं कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन ज्यादा एब्सॉर्बेंस करेगा, तो जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो बेचारा बहुत कम एब्सॉर्बेंस होगा। उससे ज्यादा एब्सॉर्बेंस तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए शो कर देता है, और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए से ज्यादा एब्सॉर्बेंस एक फ्री न्यूक्लियोटाइड शो कर देता है।
तो ये नोट कर लीजिए, एग्जाम में आ सकता है। सबसे ज्यादा एब्जॉर्बेंस करेगा फ्री न्यूक्लियोटाइड है। अगर हमने एक ट्यूब के अंदर फ्री न्यूक्लियोटाइड दे रखे हैं तो हमें मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस मिलती है छप्पर फाड़ के। और अगर हमने एक ट्यूब के अंदर सिंगल स्ट्रैंड डीएनए रखे हैं तो हमें न्यूक्लियोटाइड से कम एब्जॉर्बेंस मिलेगी। और अगर एक डबल स्ट्रैंड डीएनए है तो दोनों से कम एब्जॉर्बेंस शुरू होगी। गॉट इट? क्यों होगी वो भी, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के ऊपर। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के ऊपर हमने क्या देखा, आपको आपके एग्जामिनर ने क्या किया, अब आपको आपके एग्जामिनर ने एक ट्यूब ला के दी है, एक क्यूवेट ला के दी है और बोला है इस क्यूवेट के अंदर डीएनए है। कैसे पता चला डीएनए है? नहीं, इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, ठीक है। आपको अब ये बताने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए कि पर्टिकुलर क्यूवेट के अंदर डीएनए है या प्रोटीन है या पुरानी चीज होगी। अब हमने इतना पढ़ लिया है कि अब हमें ये सब जानने की जरूरत नहीं है, हम खुद पता लगा सकते हैं। हमें खुद पता है कि भैया डीएनए 260 नैनोमीटर पर अगर लाइट देंगे और ओडी मिल रहा है तो पर्टिकुलर ट्यूब के अंदर डीएनए है। अगर पर्टिकुलर ट्यूब के अंदर अगर हमने 280 नैनोमीटर लाइट दी तो प्रोटीन है, ठीक है। तो कैसे पता करेंगे? अब हम देखते हैं, एग्जामिनर आए, एग्जामिनर ने आपको एक ट्यूब बोला, इसके अंदर एक सैंपल है, मुझे पता करके बताओ कि इस सैंपल के अंदर क्या है, ठीक है। तो आपने वो सैंपल लिया, क्यूवेट के अंदर स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर रखा और लाइट दी सबसे पहले 260 नैनोमीटर वेवलेंथ, ठीक है। तो हमें ओडी मिल गया भाई, ओडी मिल गया 0.6, मतलब दैट मींस डीएनए पक्का, डीएनए श्योरली डीएनए पक्का। अब हमने सेम सैंपल इसके अंदर 280 नैनोमीटर की लाइट लेके देखा तो हमें ओडी मिला 0। तो ये भी कंफर्म हो गया कि प्रोटीन नहीं है, नहीं है। अब हमने पर्टिकुलर वही सेम सैंपल 254 नैनोमीटर की लाइट थी और ओडी देखा 0, मतलब आरएनए भी नहीं है। हम गर्व से जाके बोलेंगे एग्जामिनर को, सर आपने तो हमें बताया भी नहीं था कि उस क्यूवेट के अंदर है क्या, हम तो पता लगा लिया। हमने तो उसको 260 नैनोमीटर की लाइट दी है और उससे हमें पता चल गया कि उस पर्टिकुलर क्यूवेट के अंदर डीएनए है। अब एग्जामिनर ने बोला ठीक है, अब उसने आपको नेक्स्ट क्यूवेट दी, उस नेक्स्ट क्यूवेट के अंदर बोला कि आप इसमें पता करके बताओ कि क्या है। तो इस एक्सपेरिमेंट का हमने पता कर लिया, इस वाले एक्सपेरिमेंट से हमें पता चल गया कि ये वाली जो ट्यूब है, एक ट्यूब के अंदर हमारे पास में डीएनए है, ठीक है। अब जो नई क्यूवेट हमें मिली है उस क्यूवेट के अंदर पता नहीं भाई क्या है, पता नहीं एग्जामिनर क्या चाहता है भाई। हमने यहां से लाइट करवाई 260 नैनोमीटर, ओडी नहीं है, ओडी 0। इसका मतलब है कि उस पर्टिकुलर क्यूवेट के अंदर डीएनए तो नहीं है, ठीक है। वापस से सेम सैंपल 280 नैनोमीटर की वेवलेंथ की और हमें ओडी मिल गया भाई, ओडी हमें मिल गया 0.46। तो मतलब प्रोटीन कंफर्म, प्रोटीन को क्लीन चिट मिल गया। इसके अंदर और कुछ हो ना हो, प्रोटीन तो है, प्रोटीन तो है इसके अंदर, क्योंकि 280 नैनोमीटर पर एक प्रोटीन ही ऐसा है जो कि एब्जॉर्बेंस शो कर सकता है। इससे पता चला डीएनए नहीं। सेम क्यूवेट सेम सैंपल 254 का दिया, ओडी नहीं मिली 0.0, मतलब आरएनए नहीं है, ठीक है। तो
पहले ट्यूब के अंदर उन्होंने दिया था डीएनए, दूसरी ट्यूब के अंदर उन्होंने दिया था आरएनए, उन्होंने दिया प्रोटीन। अब एग्जामिनर बोल रहा है कि इन दोनों ट्यूब को मिक्स करो और फिर एब्जॉर्बेंस देखेगा। तो भाई ठीक है, जैसा एग्जामिनर बोलेगा करना तो पड़ेगा ना एक स्कॉलर को। तो एक ट्यूब में जो डीएनए था वो है और एक ट्यूब के अंदर जो प्रोटीन था वो है। अब इस प्रोटीन को डीएनए के अंदर डाला और डालकर एक ट्यूब के अंदर मिक्स कर दिया। इसके अंदर डीएनए भी है और प्रोटीन भी। यहां से हमने सबसे पहले 2 नैनोमीटर की लाइट दी और फिर हमने 280 नैनोमीटर की लाइट दी। जब हमने 280 नैनोमीटर की लाइट दी तो 280 नैनोमीटर की लाइट देने पर हमें मिला 0.46 ओडी, जो कि पहले मिल रहा था से। बट जब हमने 260 नैनोमीटर की लाइट दी तो जो ओडी है वो 1.0 हो गया। अरे भाई इस बार तो हमने ना कोई सैंपल का कंसंट्रेशन बढ़ाया, ना हमने ट्यूब वेट की साइज बढ़ाई, ना हमने उसको टेम्परेचर दिया, अरे कुछ भी नहीं दिया इस बार। तो एक प्रोटीन ही तो ऐड किया है। प्रोटीन क्यों अफेक्ट करके जा रहा है डीएनए के एब्जॉर्बेंस को? इस बार एब्जॉर्बेंस कैसे बढ़ गई डीएनए की, ये समझ में नहीं आ रहा। कितना सैंपल में हमने मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन बढ़ाई है, ना हमने क्यूवेट का क्यूवेट की लेंथ चेंज की है। देखो मैं कितना कंफ्यूज हूँ, मैं इतना कंफ्यूज हूँ देख के आपको कितना होना चाहिए भाई? ऐसा कैसे हो गया कि एब्जॉर्बेंस बढ़ गई, प्रोटीन की डाल दी? इसका जो हमें एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट मिला है, कभी भी किसी भी रिजल्ट का कंक्लूजन जानना हो तो इसका जो रिजल्ट मिला है उसकी लाइन 2-4 पढ़ लो, आपको कंक्लूजन मिल जाएगा। ठीक है, तो रिजल्ट क्या रहा है हमारे पास में कि रिजल्ट को हम लिखते हैं व्हेन वी ऐड अ प्रोटीन। जब हमने प्रोटीन ऐड किया इन डीएनए सैंपल, then absorbance of DNA increase। तो चलो वर्ड पकड़ते हैं, ठीक है, टर्म पकड़ते हैं। प्रोटीन डाला था डीएनए में, ठीक है, तो ओडी किसकी बढ़ी? डीएनए की। डीएनए की ओडी कब बढ़ती है? अभी हमने देखा था जब डीएनए डबल स्ट्रैंडेड से सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाए। और कोई ऑप्शन बताया था मैंने ओडी पढ़ने का? नहीं बताया ना, तो फिर बोल क्यों नहीं रहे हो? बोलो कि ओडी तब बढ़ती है डीएनए की जब डीएनए डबल स्ट्रैंडेड से सिंगल स्ट्रैंड हो जाए। साथ में बोलो ओडी तब बढ़ती है डीएनए की जब वो डबल स्ट्रैंडेड से सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाए। इसका मतलब जो प्रोटीन है वो इस डीएनए को डीएनए से लेके जा रहा है। जो प्रोटीन हमको सर ने दिया था वो एक ऐसा प्रोटीन है, जब हमने इसको डीएनए के अंदर मिक्स किया तो ये डीएनए को सिंगल स्ट्रैंड कर रहा है। और जब डीएनए को सिंगल स्ट्रैंड कर रहा है तो एक ही प्रोटीन है भैया वो जो कि डीएनए को सिंगल स्ट्रैंड कर सकता है। इसका नाम है हेलिकेज। हेलिकेज एक पर्टिकुलर प्रोटीन है जो कि डीएनए को डबल स्ट्रैंड सिंगल स्ट्रैंड कर सकता है। तो सर ने तो आपको केवल डीएनए और प्रोटीन की एब्जॉर्बेंस पता करने दिया था, आपने तो बहुत पता कर लिया। आपने तो प्रोटीन का नाम तक पता कर लिया कि हेलिकेज था जो सर ने हमें दिया था कि उससे डीएनए सिंगल स्ट्रैंड हो सकता है। और डीएनए सिंगल स्ट्रैंड होते ही वो ओडी बढ़ गई उसकी और एब्जॉर्बेंस बढ़ गई उसकी। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट हो गया हमारा। तो अब हम इतने हो
होशियार बन चुके हैं, तो हमें बताने की भी जरूरत नहीं है कि एक क्यूबेट के अंदर कौन सा मॉलिक्यूल डीएनए आरएनए प्रोटीन। हम तो भैया एक पर्टिकुलर एनर्जी लाइट देंगे, अगर हमें जो मिल रही है उस पर्टिकुलर एनर्जी लाइट से उस हिसाब से हम कंसीडर कर देंगे एक प्रोटीन है, एक डीएनए है या आरएनए। ठीक है, तो इस स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम ये पता कर सकते हैं कि ये डबल स्ट्रैंड है सिंगल स्ट्रैंड है। तो अब आगे देखते हैं, आगे वाला एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। अब क्वेश्चन कैसे कर सकता है एग्जाम के अंदर, क्वेश्चन आ सकता है कि एक पर्टिकुलर डीएनए को हीट दे रहे हैं, उसका ओडी बढ़ रहा है, ऐसा मुझे 3-4 ऑप्शन पूछ लेगा, बिकॉज ऑफ दिस, आपको तो बस एक आंसर देना है कि डीएनए डबल स्ट्रैंड हो चुका है। या फिर ऐसे हो सकता है कि कोई प्रोटीन दिया है और फिर ओडी बढ़ गया डीएनए का, या फिर ऐसे कर सकता है कि कोई केमिकल दिया है पर्टिकुलर डीएनए को और फिर उसका ओडी बढ़ गया है। ठीक है, तो मतलब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का जो ओडी होता है वो ज्यादा होता है। गॉट इट? इतना कंफर्म है? ओके, ठीक है। अगला जो एक्सपेरिमेंट है हमारा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं तो हमने क्या देखा कि टेम्परेचर जैसे हम डिक्रीज करेंगे तो बॉडी बढ़ेगा। जब हमने एक्सपेरिमेंट किया था तो मिलता है 10 डिग्री सेल्सियस पे हमने एक्सपेरिमेंट किया। ओके, एक चीज बताना भूल गया, सॉरी। ओके, तो मैम इसका इफेक्ट का नाम बताना भूल गया आपको कि जिस साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट किया था उस साइंटिस्ट ने क्या देखा था कि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ जैसे मैं डीएनए को टेम्परेचर दे रहा हूँ तो उसकी ओडी बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है और ओडी भी बढ़ रही है। सो जब हम किसी भी डीएनए को टेम्परेचर देने से जब वो सिंगल स्ट्रैंड हो जाता है उसकी ओडी बढ़ जाती है, एब्जॉर्बेंस बढ़ जाती है, इसको बोलते हैं हाइपर क्रोमैटिक इफेक्ट। और एक तो साइंटिस्ट या फिर रेडशिफ्ट इफेक्ट। तो टेम्परेचर बढ़ाने से एब्जॉर्बेंस बढ़ना, इसको हाइपरक्रोमैटिक इफेक्ट या रेडशिफ्ट इफेक्ट। और इसका उल्टा कर देंगे, मतलब पहले ट्यूब को हमने रखा है हाई टेम्परेचर पर 90 डिग्री सेल्सियस पर, फिर धीरे-धीरे करते हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं। टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो जो डबल स्ट्रैंडेड जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए थे वो आपस में बाइंड होंगे के डबल स्ट्रैंड बनेगा। डबल स्ट्रैंड होने से एब्जॉर्बेंस कम होगी। ठीक है, कि हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं, इसको बोलेंगे हाइपोक्रोमैटिक इफेक्ट। ठीक है, तो हाइपरक्रोमैटिक इफेक्ट या हाइपोक्रोमैटिक इफेक्ट हो गया आपने ब्लू शिफ्ट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम स्पेक्ट्रोस्कोपी से बचे हुए छोटे मोटे जो चीजें हैं जैसे कि टीएम टेम्परेचर हो गया, जिसके जैसे कि क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, वो हम डिस्कस करेंगे। टीएम टेम्परेचर या फिर स्ट्रीम जैसी छोटे मोटे टॉपिक्स हम कल खत्म कर लेंगे और फिर परसों हम स्टार्ट कर देंगे क्रोमेटोग्राफी। ऐसे धीरे करते करते हम वाइट टू टेक्निक निकल लेंगे। तो अब मैं आपसे एक चीज चाहता हूँ कि अब आपने तो जैसा कि मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि मैंने अपना जो भी दिया है 100%, उस हिसाब से आपको जितना ही पहुँचा होगा, आपने बेसिक अच्छे से क्लियर कर लिए होंगे। तो अब मैं चाहता हूँ कि आप शीट सॉल्व करना शुरू कर दें, पी वाई को सॉल्व करना शुरू कर दें। जैसे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसके पी वाई को सॉल्व करना शुरू कर दें। बॉन्डिंग का क्वेश्चन आया है उसके जो पी वाई क्यूज है वो सॉल्व करना शुरू कर दें। ठीक है, या फिर एफएडी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है उसके पी वाई को सॉल्व करना शुरू कर दें। तो अब हम क्या करेंगे कि आपसे जो भी वीडियो है हमारा, उस वीडियो के अंदर जैसे कि मैंने स्पेक्ट्रो का डाल दिया, इस वीडियो के नीचे आपको क्वेश्चंस भेजने हैं।
कमेंट्स के अंदर क्वेश्चन डाल रहे हैं। अब ये जो क्वेश्चन होंगे हम उनको कैसे कवर करेंगे? इन क्वेश्चन को हम हर वीक के लिए कवर करेंगे। फॉर एग्जांपल एक वीक के अंदर 2 टॉपिक पूरे हो गए, स्पेक्ट्रम पूरा हो गया, क्रोमेटर पूरा हो गया, ठीक है। अब जो भी क्वेश्चन आपके आए हैं हम उनको अपने तक लेंगे और उनको पर्सनली सॉल्व करेंगे और उनको संडे टू संडे यहाँ बोर्ड पर सॉल्व करने ट्राई करेंगे, ठीक है। तो बस आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि शीट सॉल्व कीजिए, PYQ सॉल्व कीजिए, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो हमें कमेंट में सेंड कीजिए, ठीक है। या फिर आप शेयर भी कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर, जिसका लिंक मैं कल दे दूंगा, मुझे याद नहीं आ रहा ठीक है। तो मैं उसका लिंक यहाँ पे चैनल का नाम लिख दूंगा, ठीक है। सो थैंक यू।